नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत। अजय भारत के विशेष कार्यक्रम राजनीति में हम आए हैं एक नई खबर को लेकर के। साथ में आलोक जी भी हैं, साथ ही कलीग हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। हम समझेंगे जो एक ही पहले हम समझा देते हैं, जो राजनीति, पत्रकारिता, डॉक्टर और पुलिस, वो कभी भी रिटायर होने के बाद भी शांति नहीं बैठ सकते हैं, कभी उनको मन नहीं लगेगा। राजनीति में कितने भी बूढ़े हो जाएं, आप अंतिम समय तक राजनीति कीजिएगा। पुलिस में रिटायरमेंट के बाद भी किसी कंपनी के सिक्योरिटी ऑफिसर में आप अपने आप को बहाल करवा लेते हैं, चाहे वो मोबाइल कंपनी का ही टावर क्यों न बनाता हो। पत्रकार रिटायर होता है तो यूट्यूब खोल लेता है आज के ज़माने में, या विश्लेषण करता हो जाता है, विश्लेषक हो जाता है। तो वैसी स्थिति में राजनीति कहें जो एक तरह से पशुपति कुमार पारस के बारे में हम बात करेंगे। पशुपति कुमार पारस ने जब देखा जो वो राज्यपाल नहीं बनाए गए, 10 राज्यों का राज्यपाल 2-3 दिन पहले उनके नामों की घोषणा हो गई, और जब वो हताश हो गए तो फिर वो बिहार लौट के आते हैं। और बिहार में 31 जनवरी को और कब बीते हुए कल में वो एक कार्यक्रम करते हैं, और कार्यक्रम करते हैं तो वो दो चीज़ बोलते हैं जो मैं एनडीए में भी हूँ और 243 सीट पर चुनाव लड़ने का तैयारी भी कर रहा हूँ। एक तरह से अगर वो तैयारी करके चुनाव लड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए आफत होंगे। वो इस बार 2020 में चिराग बने थे नीतीश के लिए आफत, 2025 में उनके चाचा एनडीए के लिए आफत हो जाएंगे, जिसमें चिराग भी है उस घर में नीतीश भी हैं, बीजेपी भी है। वैसी स्थिति में देखना होगा जो आगे। इन बातों को हम समझेंगे आलोक जी से। आलोक जी कवर करते हैं पशुपति कुमार पारस की पार्टी की न्यूज को। कल उस बैठक में ये भी मौजूद थे। आलोक जी, क्या लग रहा है, पारस कहाँ तक जा पाएंगे, क्या गुल खिला पाएंगे? देखिए, पशुपति पारस ने कल मीटिंग जो बुलाए थे उसमें 2 मुद्दा था। पहला मुद्दा था कि उनको लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में जो उनकी एनडीए में स्थिति रही है उनके कार्यकर्ता तितर बितर हो गए होंगे। तो एक तो कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कवायद थी। दूसरा कि उनको जो लग रहा था कि हमारी पार्टी अस्तित्व में नहीं है, उनका जो प्रदेश कार्यालय है उसको छीनने की साजिश हो रही थी। इन सब बातों को देखते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं को बुलाया था, और उनका तो कहना है कि एक फ़ोन पे सब इतने कार्यकर्ता आ गए हैं और 10 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक सब डटे रहे थे। तो पारस जी को लगता है कि कहीं भतीजा राम उनसे आगे न हो जाएं, इसलिए अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और उनका एक नेता ने कहा भी कि पार्टी में समीक्षा, शक्ति प्रदर्शन, इस सब से पार्टी बढ़ता है। तो कल पारस जी ने अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट कहा है। आगामी 17 अगस्त को उन्होंने अपने जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई है, और उसमें उन्होंने स्पष्ट जिलाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि जिनके जिला में जितने विधानसभा क्षेत्र हैं और वहां से कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं उसकी सूची लेके आओ। मतलब कि उनकी तैयारी 243 सीटों पे है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप 243 एनडीए में रह के 243 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, तो उनका स्पष्ट कहना था कि हम एनडीए में हैं, एनडीए की बैठकों में जाते हैं, हमको बुलाया जाता है, और हम ही एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी हैं जो कभी इधर उधर नहीं हुए हैं। तो उनका कहना है कि हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरी बात, इस बैठक का दूसरा एजेंडा था कि जो वर्तमान में बिहार सरकार ने पासवान जाति को दफादार और चौकीदार के पद से हटाने के लिए एक अधिसूचना लाई है, जिसमें है कि अब चौकीदार व दफादार के पद पे अन्य जाति के लोग भी आ सकते हैं। तो इसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया, और उन्होंने कहा कि उनका जाति जो है पासवान जाति है, और पासवान शब्द जो है सुरक्षा से बना था। तो हम गांव में सुरक्षा पहले से करते आ रहे हैं, अंग्रेज जमाने से करते आ रहे हैं। सरकार के इस नए अधिसूचना से पासवान जाति को ठेस लगेगा। इसलिए तो इसी मुद्दे पर चिराग भी सीएम से मिले थे 7 या 8। वही तो है कि कहीं भतीजा राम उनसे आगे ना हो जाए, इसलिए वो भतीजा राम सीएम से सिर्फ मिले थे, इन्होंने आंदोलन की घोषणा कर दी।
तीसरा एजेंडा उनका था कि हर हाल में उनकी पार्टी तरारी उपचुनाव लड़ेगी और उनकी पार्टी के सुनील पांडे वहां से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने तर्क भी दिया कि सुनील पांडे बहुत कम वोट से वहां हारे थे और एक विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने 63,000 वोट लाए थे सुनील पांडे। तो इसलिए तो फिर वहाँ जो बीजेपी जो पिछली बार लड़ी थी, तो बीजेपी तो कैंडिडेट नहीं देगी, या देगी तो फिर समझ आ जाएगा जो ये एनडीए में नहीं है पारस। अब तो तरारी का उपचुनाव ही ये तय कर देगा जो पारस एनडीए में है कि नहीं। नहीं, वो तो कहें कि इसके लिए हम नीतीश कुमार जी, जेपी नड्डा जी, दिलीप जायसवाल जी सबसे मिलकर आग्रह करें कि हमारे कैंडिडेट वहाँ सेकंड रहे हैं तो तरारी हमको मौका दिया जाए। लेकिन अंदर की बात ये भी है ना। नहीं क्यों सुनील पांडे पिछली बार तरारी में इंडिपेंडेंट लड़े थे। नहीं लोजपा टिकट पे लड़े थे वो। लोजपा के टिकट पे नहीं, एक तैयारी और चल रही है क्या कि तरारी में इधर से सुनील पांडे ताल ठोक रहे हैं और लोजपा रामविलास से उनके ही सगे भाई हुलास पांडे भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो सर हमको लगता है हुलास पांडे ने दावेदारी वापस ली। जैसे ही ये बादमेश्वर मुखिया वाला केस को ओपन किया गया हाईकोर्ट के आदेश पर, क्योंकि जो नीचे की अदालत की जो फैसला था उस पर हाईकोर्ट नहीं तैयार हुआ मानने को, उसको फिर से केस खोलने का आदेश हुआ है। तो शायद हुलास पांडे अपना नाम वापस ले लिए, जैसी मेरी जानकारी में आ रही है। हो सकता है आप सही हो, लेकिन एक चीज़ और है, आप कल वहाँ गए थे और जो रामविलास पासवान के साथ जो पुराने लोग थे जो पारस के साथ रह गए थे और चिराग पासवान की तरफ लौट के नहीं आए, बाद में एकमात्र लौट के आई वीणा देवी, वो उन चेहरों में से कई चेहरे आपको दिखे कि नहीं दिखे, गायब दिखे वहाँ? नहीं, वहाँ देखिए सूरजभान सिंह का परिवार अभी भी तटस्था से खड़ा था उनके साथ, खड़ा था। चंदन सिंह बजाबते वहाँ बैठे हुए थे, भाषण भी अच्छा दिए और बोले कि कार्यकर्ताओं को लेकर हमारी पार्टी चलेगी। उसके बाद वहाँ सुनील पांडे खुद मौजूद थे और जो भी पुराने लोग, राज भी दिखे आपको? हाँ, प्रिंस राज भी थे ही। और एक आरजेडी से गए हैं आकाश यादव, उन्होंने तो कहा भाई कि पारस चाचा पे अगर कोई आफत आएगा तो छात्र सेना उनकी, डीएसएस वाला आकाश यादव जो तेज प्रताप के साथ था। हाँ, जो तेज प्रताप के साथ कभी थे, अभी वो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं छात्र के वो। तो आपको क्या लग रहा है जो, और सबसे बड़ी बात है कि 5 राज्यों के अध्यक्ष वो राष्ट्रीय पदाधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद थे। 5 राज्य कौन कौन सा कुछ याद है? हाँ, वो मणिपुर से थी, महाराष्ट्र से थे, दिल्ली से थे, उसके बाद एक केरला से थे और एक नेता लगता है जम्मू कश्मीर। आलोक जी, झोपड़ी छाप जो चुनाव चिन्ह था उसको बचाने की कवायद चल रही है, क्योंकि झोपड़ी छाप का 27 जुलाई तक 25 जुलाई तक लास्ट डेट था लोग अपना अपना पक्ष दोनों पार्टी को रखने का। और पिछले लोकसभा चुनाव में पारस नहीं लड़े, उनकी पार्टी नहीं लड़ी, कोई वोट का प्रतिशत नहीं है, अन्य राज्यों में इनका भी कोई चुनाव नहीं है। चिराग पासवान ने कहा जो 5 एमपी है मेरा प्रतिशत इतना है, मेरे नागालैंड में 2 एमएलए हैं, तो और उसका इन सब चीज़ों पर चिराग पासवान का पक्ष मजबूत था और पशुपति कुमार पारस इन सब चीज़ों में पिछड़ रहे थे। इस बार अगर उपचुनाव में लड़ लेते हैं या विधानसभा लड़ लेंगे तो इनका हो सकता है पक्ष मजबूत होगा, क्या लगता है? नहीं, तो रालोजपा की टिकट पे भी एक एमएलसी के हैं भी। हाँ, एक एमएलसी वही निर्वाचित एमएलसी हैं, वो मनोनीत नहीं है। हमको पता है जो और भूषण यादव कल देखे कि उनके साथ तटस्था से थे और उन्होंने ही बात कही थी कि पार्टी समर्थन, समीक्षा और शक्ति प्रदर्शन से चलता है और सरकार में भागीदारी, 4 चीज बोले थे 100 से कि सरकार में भागीदारी। मतलब ये भी लग रहा है कि भूषण कुमार के रास्ते ये लोग सरकार में भी दावेदारी अपना पेश करेंगे। क्या लगता है जो आप कल से दिन भर थे वहाँ और कार्यकर्ता हजारों में रहे होंगे, वैसी स्थिति में पशुपति कुमार पारस का अगला स्टैंड क्या हो सकता है? लेकिन जिस इनको एक्सेप्ट करेगा एनडीए में तो ये है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और नीतीश कुमार इनके साथ हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने इनके बंगले को बचाने के लिए कैबिनेट से ही कर दिया, कैबिनेट से चेंज किया और नीतीश कुमार ने ही इनकी पार्टी के लोगों ने ही इनकी पार्टी तोड़ी थी और इनको भतीजा से अलग किया था। तो अभी भी नीतीश कुमार इनके साथ हैं। तो हमको लगता है जो अगर ये पासवान समाज वाला जो दफादार चौकीदार वाला है, अगर नीतीश कुमार निर्णय अगर ले लेते हैं तब तो दोनों चाचा भतीजा
नहीं, क्रेडिट लेने के लिए? इसमें होगा कि ये अगर राज्यपाल से मिलते हैं, मुख्यमंत्री, वो सिर्फ मुख्यमंत्री से मिले हैं, लेकिन ये अगर राज्यपाल से मिलते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, बिहार में धरना प्रदर्शन करते हैं, तो इससे क्या होगा कि क्रेज इनको ज्यादा मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। और एक बात उन्होंने और कही है, क्या? जैसे अभी इनकी पार्टी जो लोग कह रहे हैं कि पटना तक सीमित है, तो ये अब गांव की ओर जा रहे हैं और बोले कि हर जिला में हम दौरा करेंगे, हर जिला में हम बैठक करेंगे, हर जिला में सम्मेलन करेंगे। तो और उन्होंने कहा कि अगली अक्टूबर महीने में फिर एक इससे भी बड़ी मीटिंग हमारी रविंद्र भवन में होगी, फिर अगली राष्ट्रीय बैठक का उन्होंने जनवरी में ऐलान कर दिया है कि वो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होगा, जनवरी 25 में। हाँ, लेकिन इसमें दिखा कि कुल मिलाकर इनकी तैयारी 2025 के चुनाव में है और 2025 के चुनाव तक ये अपने को दिखावा करेंगे कि हम भी बिहार में तटस्थ हैं, हमको भी एनडीए में हिस्सेदारी चाहिए। मतलब एक तरह से कहने वालों की जो चिराग पासवान के लिए नई आफत आ गई है। हाँ, बंगला तो मिलने से रह गया, मिलेगा, अलॉटमेंट होके भी नहीं मिल पाया, तो और हम बोलते नहीं, मतलब चाचा इनके लिए आफत के रूप में है। हाँ, जैसे देखिए, हम एक मीटिंग में गए थे तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पारस गुट हैं, उनके एक प्रवक्ता ने चिराग पासवान पे कटु टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान समय देख के अपना चाचा बदल लेते हैं। जन्मजात चाचा इनके पारस जी थे, जब तक पारस जी राजनीति उनके लिए करते रहे, उनके लिए फील्डिंग करते रहे, तो उनके अच्छे चाचा थे। वो फिर नरेंद्र मोदी जी को अपना चाचा मानने लगे। कुछ दिन बाद आया जब हाजीपुर से चुनाव जीतना था तो नित्यानंद राय जी को अपना चाचा मानने लगे, और जीत गए तो नीतीश जी को चाचा जीत गए तो नीतीश जी के दरबार में नीतीशम शरणम गच्छामि हो गए, और ये अपने पिताजी से आगे हैं। और उसके बाद कहा कि देखिएगा विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए इनको भाव नहीं देगा तो हो सकता है कि लालू यादव को भी अपना चाचा ही मान सकते हैं। लेकिन देखिए, भाव की बात तो नहीं है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी के हैं या मांझी की पार्टी के हैं या पारस जी की पार्टी के हैं या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा तो अभी 0 पे हैं, जिनका स्ट्राइक रेट 100 है, उसकी महत्वाकांक्षा अति हो गई है, अति महत्वाकांक्षा। अब देखिए, मांझी 25 सीट मांग रहे हैं, जीते हैं 1 लोकसभा जिसके अंदर 6 विधानसभा आता है। ये मांग रहे हैं 35 सीट, जीते हैं 5-6 के 30 होना चाहिए, उससे आगे बढ़ के 5। जैसे मांझी जी का विधानसभा में 3 प्रतिनिधि भी है, चिराग पासवान के भी 0 हैं, रालोजपा के भी 0 हैं और उपेंद्र कुशवाहा के भी 0 हैं। तो पहले तो जो वर्तमान में 3 सीट अभी मांझी जीते हुए हैं, चौथा वो जो आपका चुनाव है इस वहाँ गया का इमामगंज का, हाँ। तो मांझी जी की पार्टी का वहां से हो सकता है एनडीए जीत में 4 सीट। तो जो पहले हैं उनको मांझी अगर 25 सीट मांगते हैं तो ठीक है, वो 4 जीते हुए मांग रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी नहीं है जिनके पास है वो अगर मांग रहे हैं तो ये तो नाइंसाफी है। अब तो इंसाफ हो कि ना इंसाफ हो, अब वो एनडीए के। और इन्होंने कहा है, इन्होंने कभी नहीं कहा कि लोकसभा चुनाव मेरे साथ धोखा हुआ है, इन्होंने कहा मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। कौन? पारस। अगर विधानसभा में मेरे चुनाव में मेरे साथ अगर उचित सम्मान नहीं मिला तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी गठबंधन के साथ हम नहीं जाएंगे। तो अब तो बिहार कहें जो एक तरह से 2025 जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है। देखिए 2025 चुनाव के लिए बिहार में बारात सजने लगी है। हाँ, जो प्रशांत किशोर, पारस, एनडीए, महागठबंधन, उसके बाद 1-2 और नई पार्टियों का भी गठन होगा। जो चुनावी पार्टियां जैसे चुनावी व्यापार होता है ना, या मतलब चुनावी पार्टियां वो 25 का चुनाव लड़ेंगी और टिकट देंगी, उसमें एक आगे होगा बड़ा चेहरा और उस बड़े चेहरे के नाम पे टिकट मिलेगा। टिकट कैसे मिलेगा दर्शक आप भी जानते हैं, और उसके हमको बताने की जरूरत नहीं है। बिहार में एनडीए में एक संभावना और दिख रही है। जिस तरह से मुकेश सहनी एनडीए के पक्ष में दिख रहे हैं, सम्राट चौधरी उनके यहाँ घर पे जाते हैं, नीतीश कुमार की सहानुभूति उनके साथ है, संजय झा भी जाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा चुनाव आते आते मुकेश सहनी कहे हम एनडीए के साथ।
हो सकता है, क्योंकि मुकेश सहनी क्योंकि देखिए मुकेश सहनी के पिताजी की जो हत्या हुई थी, उस हत्याकांड में बिहार पुलिस कुछ पेश ऐसा फंसा रही है कि अगर मुकेश सहनी एनडीए की ओर नहीं आते हैं तो ये आफत में आ जाएंगे। मुकेश सहनी, क्योंकि आप देखते होंगे कि बिहार पुलिस कह रही है कि इनके कंपाउंड से हत्या के 3 दिन बाद 38 पाउच मिले हैं। तो 3 दिन बाद तो उस कैंपस के मालिक मुकेश सहनी हो जाते हैं, क्योंकि उनके पिताजी तो हैं नहीं। तो अब तो अगर शराबबंदी कानून के तहत कोई मुकदमा दर्ज होता है तो घर सील हो जाएगा। तो किसका घर सील होगा? मुकेश सहनी का। अखबार में क्या खबर समझ सके, मुकेश सहनी के घर से पकड़ाया। तो इसलिए अब मुकेश सहनी घिर रहे हैं। और सूद वाला भी जानबूझ के इतना कहा कि 22 लोगों को इन्होंने पैसा दिया था, 22 लोगों के जमीन के कागजात, गाड़ी के कागजात। ये दबंगता का केस आएगा, ये दबंगता का केस आएगा, ये शोषण का केस आएगा, आर्थिक शोषण। तो इस तरह से मुकेश सहनी मतलब पिताजी की हत्या में को सुलझाने के बजाय खुद उलझ गए हैं। जैसे इसमें थोड़ा सा मुकेश सहनी की ओर से एक जल्दीबाजी किया गया। देखिए शुरू में बिहार पुलिस इनके साथ थी, इनको बचाने का भी प्रयास की थी। क्या गिलास में क्या था ये अभी तक सामने नहीं आया। सिर्फ 4 गिलास की बात की गई थी। लेकिन जब मुकेश सहनी के प्रदेश के कुछ नेताओं ने, तथाकथित उनके प्रवक्ता भी हैं, जब पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठाते हुए जब डीजीपी से मुलाकात करते हैं, एक्स डीजीपी या एक्स आईपीएस अफसर कुछ साथ जाते हैं वहां, तो उसके बाद क्या हुआ कि दरभंगा पुलिस रंग में आ गई और दरभंगा पुलिस ने ऐसी डायरी निकाल दी जिससे मुकेश सहनी खुद उलझ गए हैं। तो अब इनको एनडीए में ही आने पे कोई फायदा है? हमको नहीं लगता कि यूपीए में रह के अपने पिता के हत्या की गुत्थी को सुलझा पाएंगे। हमको भी नहीं लगता है। जो तेजस्वी भी बहुत ज़्यादा इनको रोकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव भी आग चुके होंगे, आकलन कर चुके होंगे जो मुकेश सहनी का वोट इनको ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ। अगर होता तो मुजफ्फरपुर नहीं हारते, समस्तीपुर में इतनी इनकी करारी हार नहीं होती, खगड़िया में इतनी करारी हार नहीं होती। देखिए जो निषाद समाज और मल्लाह समाज की आबादी उत्तर बिहार में ज़्यादा है, और उत्तर बिहार में एनडीए का सीट न के बराबर आया, महागठबंधन का सीट, महागठबंधन का सीट। जैसे शाहबाद और मगध में एनडीए साफ हो गया, उत्तर बिहार में महागठबंधन साफ हो गया। अगर सीमांचल के इलाके को छोड़ दिया जाए तो। हाँ, वही जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जहाँ पे मुस्लिम का। हम बात कर रहे थे पशुपति कुमार पारस की पार्टी की, रालोसपा की, और वो अचानक से कूद पड़े हैं। उन्होंने अचानक मीटिंग की राज्यपाल न बनने के बाद, राज्यपाल की सूची जारी होने के बाद पशुपति कुमार पारस हताश हो गए, अपने आप को अभी भी एनडीए का अंग मान रहे हैं, और उसके बाद भी कह रहे हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर वो लड़ते हैं तो एनडीए के लिए आफत होगी और उनके भतीजे के लिए आफत का पहाड़ होगा। कहीं ना कहीं इसके लिए अगर एनडीए लॉस में जाती है तो एनडीए के नेता इसके लिए चिराग को दोषी ठहराएंगे। अब देखने वाली बात है जो आखिर जनवरी में क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि जिला अध्यक्षों की बैठक है, संभावित प्रत्याशियों की सूची भी लाने को कहा गया है। और पशुपति कुमार पारस, क्योंकि कुछ पुराने चेहरे जो रामविलास पासवान के साथ था, जो इनके सांसद और एमएलए भी रह चुके थे, चंदन सिंह, सूरजभान सिंह, प्रिंस राज जैसे लोग जो सांसद भी रह चुके थे, ठीक है, इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो वजूद अभी भी बचा होगा। वैसे लोगों के साथ कल इन्होंने मीटिंग की, सुनील पांडे भी थे, तो वैसे लोगों के साथ कल इन्होंने मीटिंग की, और देखना होगा ये मीटिंग आगे क्या फलाफल देगा पशुपति कुमार पारस की पार्टी को। अब देखने वाली बात यही होगी। कैसा लगा ये कार्यक्रम? आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।